एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज टेट के एग्ज़ाम के लिए फिज़िकल वर्ल्ड यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। ओके, तो इसके नोट्स मैं आपको यहाँ पर साइड बाय साइड प्रोवाइड करवाऊँगी और आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले इसमें आता है साइंस। साइंस क्या है? लैटिन वर्ड साइंशिया से लिया गया है। ओके, साइंशिया इसका मतलब होता है टू नो, ठीक है, किसी चीज़ को जानना। संस्कृत वर्ड अगर इसे बोले तो इसे विजनन वर्ड से लिया गया है और विजनन से इसका नाम रखा गया विज्ञान, और अरेबिक में इसको बोलते हैं इल्म। ओके, साइंस होती क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमिना इन साइंस। हमारे नेचर में जैसे भी फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे दूध से दही जम रही है, ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, हमें इसके पीछे की सिस्टमेटिक नॉलेज जाननी है कि ये क्या लैक्टोबैसिलस की वजह से हुआ। तो ये क्या है? हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज हुई डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमिना। तो इसको हमने क्या किया? नेचुरल फिनोमिना के पीछे हमने सिस्टमेटिक नॉलेज लगाई, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? साइंस। फिर ये कह रहे हैं कि साइंस इज डायनेमिक। साइंस जो है डायनेमिक है, गतिशील है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि साइंस अगर किसी ने कोई डिस्कवरी की है तो वो कब एक टाइम बाद ऐसे हो जाएगा कि हाँ ये फिक्स है, नहीं। उसके बाद और साइंटिस्ट आएंगे, वो उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कवरी करेंगे और उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे और नए नए अपने लॉज देंगे, नए नए अपने जो है फिनोमिनाज देंगे वहाँ पर। जैसे यहाँ पर थ्योरीज देखते हैं कुछ, जैसे प्लानिटरी थ्योरी है, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में जो थ्योरी दी थी कैप्लर ने दी थी, लेकिन उसको क्या है, साइको ब्रे ने जो है मॉडिफाई किया फर्दर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस जो है वो डायनेमिक है। इसके अलावा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो क्या है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को जो है फर्दर क्या है मॉडिफाई किया निकोलस ने, और उसने क्या है इसके लिए एक अलग थ्योरी दी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या पता चलता है कि जो साइंस है वो डायनेमिक है। इसके बाद आते हैं हमारे साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं चीज़ों की। तो ये क्या होते हैं? हमारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। इसके बाद मॉडल्स। मॉडल्स में क्या बोला है कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल एटम मतलब कि जब जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, तो उसने क्या है न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का, कि एटम जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। इसके बाद हमारी क्वांटम थ्योरी आई थी हाइड्रोजन एटम के ऊपर। वो भी क्या है, इसका ही बेसिस है। मतलब कि इसको बेस मान के, न्यूक्लियर मॉडल को बेस मान के नील बोहर ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट किसने दिया था हमें? एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट दिया था हमें पॉल डायरेक्ट ने, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास होता है एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोजिस्ट्रॉन। तो जो पोजिस्ट्रॉन है तो जो हमारा पोजिस्ट्रॉन है उसके बारे में जो क्या है एक एंटी इलेक्ट्रॉन है, वो किसने दिया था? कार्ल एंडरसन ने। कार्ल एंडरसन ने। एंटी पार्टिकल, पार्टिकल में पी आता है, पी मीन्स पॉल डायरेक्ट, और एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? देखो एंडरसन में ई आता है, ठीक है। इसे याद रखना, कार्ल एंडरसन ने दिया था एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल दिया पॉल डायरेक्ट ने। नाउ अब हमारा जो फिज़िक्स है ये वर्ड कहाँ से आया? फिज़िक्स हमारा ग्रीक वर्ड से आया है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, कि नेचर के बेसिक लॉज को पढ़ना, ठीक है, कि नेचर में कुछ भी हो रहा है वो किस लॉ की वजह से हो रहा है, देयर मैनिफेस्टेशन इन नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, और वो क्या है, किस तरह से नेचुरल फिनोमिनाज में वर्क कर रहे हैं। प्रिंसिपल वर्क्स अपॉन टू, सॉरी नॉट प्रिंसिपल्स, फिजिक्स वर्क अपॉन टू प्रिंसिपल। जो फिजिक्स है वो दो बेसिकली प्रिंसिपल्स पे काम करती है। किस पे? एक होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शनिज्म क्या है, ठीक है। अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो सिंपल भाषा में यूनिफिकेशन मतलब कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ समझना, ठीक है, मतलब यूनिफाई करके, ठीक है। मतलब मुझे ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करती है, ठीक है, उसको मैं कहीं और अप्लाई कर दूँ, तो दैट इज़ अबाउट यूनिफिकेशन। देन व्हाट इज़ रिडक्शनलिज्म? एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी आपको एग्जांपल से समझो, आप इसको देखो। जैसे न्यूटन ने लॉ दिया ग्रेविटेशन का, उसने इसको किस पे अप्लाई किया? एप्पल के फॉलिंग पे, ठीक है, कि एप्पल कैसे फॉल हुआ। तो ये क्या हो गया? यूनिफिकेशन कर दी, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, की जो अराउंड जो हमारा अर्थ, सॉरी नॉट सन, अर्थ के अराउंड जो है मूव के, जो मून के मोशन के बारे में हमें पता चला, तो हमने उसको जोड़ दिया मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मतलब उससे ही हमने एक और थ्योरी निकाल दी। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास जैसे बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उनकी बेसिक लॉज की वजह से हम जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों से हमें क्या पता चला कि हम यूनिफिकेशन किए हमने यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर रिडक्शनलिज्म किया हो तो रिडक्शनिज्म में क्या है? देखो पहली बात तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन याद रख लो कि जो रिडक्शनिज्म होता है वो हार्ट ऑफ फिजिक्स होता है, ठीक है, रिडक्शनिज्म, ठीक है।
अब देखो, जैसे कोई थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहा है तो हम क्या उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि जैसे एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट रिडक्शनिज्म, मतलब हमने थर्मोडायनेमिक को, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाता है डोमेन्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स में बेसिकली 2 डोमेन्स होते हैं, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक यानी कि एटम्स और न्यूक्लियाई लेवल पे जब हम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, छोटी चीज़ें माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ी बड़ी, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है ऑप्टिक्स बहुत बड़ी एक यूनिट है हमारे पास हमारे फिजिक्स के सिलेबस में, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स, ये क्योंकि एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है इसीलिए यूनिट्स इतनी बड़ी है, ठीक है। तो हम 2 डोमेन्स में पढ़ते हैं फिजिक्स को, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको जो है हम उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि स्कोप क्या है, कहाँ फिजिक्स को जो है यूज़ किया जा सकता है। देखो, अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है, कहाँ से लेके, ये 10⁻⁻14 मीटर यानी कि सब अटोमिक पार्टिकल्स से लेकर 10⁻26 मीटर यानी कि यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ तक की लेंथ को मेज़र कर सकता है। तो लेंथ जो है एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और जो 2 लेंथ स्केल होते हैं हमारे, वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से 10⁻40 की पावर के साथ, ओके। रेंज ऑफ द टाइम स्केल, अगर आप टाइम स्केल की रेंज देखो तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे बाय द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 10⁻22 सेकेंड से लेके, मतलब कि हम इस टाइम तक की रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। 10⁻22 बहुत छोटा है एंड 10⁻18 जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हमारे पास आता है मास, ठीक है। मास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 10⁻30 kg से लेकर 10⁻55 kg तक। सॉरी, मैं kg लिखना भूल गई हूँ, आप लगा दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास टेरेस्ट्रियल फिनोमिना और जो हमारे टेरेस्ट्रियल फिनोमिनाज होते हैं वो इस रेंज के बीच में लाई करते हैं। मतलब जो 10⁻30 जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं उनका जो मास है, ठीक है, वहाँ से लेकर जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स का मास है 10⁻55 kg, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना भारी हमारा यूनिवर्स होगा, ठीक है, वहाँ तक का जो मास है वो क्या है, हम जो है मेज़र कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, सिर्फ फिज़िक्स की हेल्प से। तो ये था कुछ हमारे पास स्कोप्स के बारे में, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।